नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में दायर 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने 31 मई 2024 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह को लेकर 18 याचिकाओं में लगभग एक जैसी ही मांगे हैं, जिसे एक साथ सुना गया। आज तय होगा और कि यह मामला सुनवाई योग्य है या नहीं। तो 60 साल पहले जमीन पर हुआ था समझौता। ईदगाह कॉम्प्लेक्स के सर्वे पर रोक जो है वो जारी रहेगी और ईदगाह कॉम्प्लेक्स के सर्वे पर रोक जारी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज फैसला आएगा 2 बजे। आज फैसला आएगा 2 बजे, सुनवाई होगी इस पर। और आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह को लेकर 18 याचिकाओं में लगभग एक जैसी ही मांगे हैं। 18 याचिकाएं हैं हाईकोर्ट में और जिसे एक साथ सुना गया। तो आज ये तय हो जाएगा कि ये जो मामले हैं ये सुनवाई योग्य हैं या नहीं हैं। तो 60 साल पहले जमीन पर समझौता हुआ था। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने 31 मई 2024 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो 31 मई 2024 को यह फैसला सुरक्षित रखा गया था और आज 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सोएब रिजवी हमारे साथ मथुरा से जुड़ गए हैं। हमारे सहयोगी सोएब, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पे फैसला सुनाएगा। कितने बजे सुनवाई है और क्या कुछ एंगल रहने वाला है आज सुनवाई के दौरान? देखिए, पहले तो ये हो जाए कि इस पूरे मामले पे जो सुनवाई है वो पूरी हो चुकी थी 31 मई को और इस पूरे मामले की सुनवाई पूरे होने के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित कर लिया था। आज उस फैसले को जो संबंधित कोर्ट है वो डिलीवर करेगी। आफ्टर लंच 2 बजे के बाद ये फैसला आएगा। 2 बजे या आसपास ही ये फैसला आने की उम्मीद है। फिलहाल 31 मई तक जो सुनवाई हुई थी उसमें दोनों पक्षों की तरफ से अलग अलग अपनी दलीलें पेश की गई थी। मुस्लिम पक्ष ने इस पूरी जो 18 अलग अलग याचिकाएं हैं इसकी पौष्टिकता पर सवाल उठाया था। उनकी तरफ से कहा गया था कि ये सुनने योग्य नहीं है, जबकि हिंदू पक्ष अपना लगातार इस पर दावा कर रहा है। उसने कहा है कि वहाँ उस जगह को तोड़ करके वहां पर ये चीजें बनी हैं। उसके अलावा जो पूरा भूभाग है ईदगाह का उसको उनको देने की मांग की जा रही है और उनके वकीलों की तरफ से इसको लेकर के तमाम साक्ष्य और अपने पक्ष रखे हैं। जबकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से तमाम दलीलें पेश की गई हैं। उनकी तरफ से इस पूरी जो याचिकाएं हैं इसकी पौष्टिकता पर सवाल उठाया और आज यही जो मुख्य बिंदु है इस पर फैसला होगा कि ये जो याचिकाएं हैं वो सुनने योग्य हैं या नहीं है। तो कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण दिन है इस पूरे मामले का। लंबी सुनवाई हुई थी, अलग अलग तारीखों पर इस पे सुनवाई हुई। तो दोनों पक्षों की तरफ से जो वकील हैं उन्होंने लंबी बहस की थी। खासतौर से मुस्लिम पक्ष के जो वकील है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों ने भी इस पे बहस की थी। तो कह सकते हैं कि दोनों अपने अपने दावों पर कायम है, लेकिन कोर्ट में जो इनकी दलीलें हैं, जो इनकी बहस है, उस पर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है उसका जरूर इंतजार करना पड़ेगा। 2 बजे के आसपास इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। उसमें ये साफ हो जाएगा कि मथुरा से जो ईदगाह कमेटी के दावे हैं कि ये याचिकाएं पोस्टरी नहीं है वो सुनवाई योग्य है या नहीं है, ये अब से कुछ देर बाद जब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा तो साफ होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से हिंदू पक्ष ने अपने तमाम दावे पेश किए हैं, तमाम साक्ष्य पेश किए हैं, उनका कहना यह कि मथुरा ईदगाह कमेटी का जो दावा है वो गलत है। वो भूभाग है वो हिंदू पक्ष का है और पूरे भूभाग को और उस स्थान को हिंदुओं को दिया जाए, जबकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो ईदगाह है मथुरा का वो उनका है और इस पे इस तरह की जो सुनवाई है वो नहीं हो सकती। इसकी पौष्टिकता पर सवाल उठा है। फिलहाल सुनवाई के बाद ये बहुत कुछ साफ हो पाएगा कि कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है, क्योंकि 31 मई को इस पूरी सुनवाई पूरी हो चुकी थी। दोनों पक्षों की जो तमाम दलीलें थी, तमाम तारीखों पर जिनकी बहस थी
वो पूरी हो चुकी है। आज सिर्फ शोएब 31 मई को जस्टिस मयंक कुमार जैन की जो सिंगल बेंच थी उसने इस फैसले को सुरक्षित रखा। मेरा सवाल यह कि जो 18 याचिकाएं हैं जो जिस पर आज सुनवाई होनी है, वो 18 याचिकाएं क्या अलग अलग हैं या याचिकाओं का जो बेस है वो एक ही है और इन याचिकाओं में अलग अलग पक्ष रखे गए हैं या एक ही पक्ष है? ये याचिकाएं जरूर अलग अलग है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई, ये सिविल वाद है और ये जो मथुरा की कोर्ट है उसमें अलग अलग वाद दायर हुए थे, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पूरे 18 वाद को एक साथ क्लम करके सुना गया, यानी 18 मामलों के एक साथ। इसमें अलग अलग याचिकाकर्ता हैं, उनके अलग अलग बिंदु हैं, लेकिन घूम फिर कर सारे बिंदु उसी बात को केंद्रित करते हैं जो हिंदू पक्ष की तरफ से अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इस पर भी आपत्ति दर्ज की है। कुछ ऐसी याचिकाएं हैं जिनको ये अधिकार नहीं है उस पर याचिका करने का, यानी सीधे तौर पर उससे वो जुड़े नहीं हैं, लेकिन कुल जो याचिकाएं 18 हैं उनको एक साथ करके इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुना गया था। ये याचिकाएं सिविल कोर्ट मथुरा में दायर की गई थी, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक साथ इकट्ठा सुना गया था। और इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से जो अलग अलग याचिकाकर्ता है, उनके वकीलों की तरफ से, मुस्लिम जो ईदगाह कमेटी उनकी तरफ से इस पूरे मामले पर बहस की गई, वकीलों ने बहस की, लंबी सुनवाई हुई। उसके बाद 31 मई को फैसला सुरक्षित कर लिया गया। अब इस पूरे मामले में ये फैसला आएगा जहां मुस्लिम पक्ष का कह सकते एक सूत्री जो उनकी डिमांड है वो ये है कि ये याचिकाएं पोषणी नहीं है, सुनने योग्य नहीं है, जबकि हिंदू पक्ष की तरफ से जो याचिकाकर्ता है, अलग अलग याचिकाएं, उनके अलग अलग बिंदु हैं। कुछ ने ये आरोप लगाया कि उस प्लेस को तोड़ करके उस पर बनाया गया है, कुछ पूरे भूभाग जो ईदगाह कमेटी के कब्जे में वो भूभाग है उसको उन्हें देने की बात की गई। तो इस तरह से कह सकते हैं इन सब चीजों को जो उनके वकील हैं वो अपनी तरफ से उन्होंने की तरफ से दलील दी गई है और कोर्ट ने इन सब की सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित किया था। आज वो डिसीजन आएगा कि क्या कुछ कोर्ट ने जो दलीलें पेश की थी उस पर कोर्ट कितना मुतमईन हुआ और कोर्ट क्या फैसला कराता है, इसका जरूर इंतजार करना पड़ेगा। शोएब, तो आज जो मुस्लिम पक्ष है उनका एंगल क्या है, वो अपनी बातें क्या रखना चाह रहे हैं या 18 याचिकाओं में उन्हें किस चीज से आपत्ति है, इसको लेकर कोई जानकारी और फैसला किस तरफ जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? शोएब, देखिए, जो आपका पहला सवाल है उसमें कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पक्ष है वो वर्शिप एक्ट को इसका बेस बनाता है। वर्शिप एक्ट जो 1947 का है उसमें जो आजादी के पहले जो स्थितियां थी और आजाद होने के बाद जो स्थितियां हैं उसको यथास्थित बना करके जिस परिस्थिति जिस स्थिति में जो चीजें थी उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता, इस तरह के ये एक्ट है। और इसी एक्ट के हवाले से पिछले कुछ मामले, चाहे वो वाराणसी का रहा हो या मथुरा का रहा हो, उस पर मुस्लिम पक्ष आपत्ति करता रहा। जो मुस्लिम पक्ष है क्या ये 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी कंक्लूड कर रहा है इसमें? बिल्कुल, उसी एक्ट को कहीं ना कहीं एक तरह से अपना जरिया बना रहा उसी एक्ट की, जबकि हिंदू पक्ष की तरफ से जा रहा है कि ये जो विवाद हैं। ठीक है शोएब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर दिल्ली से है, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी वैभव कुमार द्वारा दायर जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वैभव कुमार पर आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल पर हमले का आरोप है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने वैभव कुमार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आप एक महिला से ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रवैया अपनाते हुए दिल्ली पुलिस से वैभव कुमार की जमानत याचिका पर 7 अगस्त को जवाब मांगा है। वैभव कुमार की जमानत याचिका की पैरवी अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे थे और वैभव कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है और 7 अगस्त को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। बात गाजीपुर की करेंगे, जहां गाजीपुर के एसपी डॉक्टर ईरज राजा तेज तर्रार आईपीएस में इनका नाम शुमार। तेज तर्रार आईपीएस में ये आते हैं। 2011 में इन्होंने एमबीबीएस की शिक्षा पूरी की और 4 साल तक बिजनौर जिले में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात रहे। 2017 में यूपीएससी की परीक्षा पास की और फिर पुलिस टीम का हिस्सा बन गए। खास बात तो यह है कि कुछ ही सालों के कार्यकाल में आईपीएस डॉक्टर ईरज राजा के नाम पर 100 से ज्यादा हफ इनकाउंटर के नाम बताए जाते हैं। आइए आपको सुनाते हैं इंडिया वॉइस से डॉक्टर ईरज राजा से खास बातचीत।
जिस सपने को हम बुनते हैं उसको धरातल पे साकार कैसे किया जाता है, आज एक खास मुलाकात गाजीपुर के एसपी डॉक्टर इरज राजा जी के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, आपके एजुकेशन की बात होती है, एमबीबीएस की आपने पढ़ाई की, एक सपना बुना था कि डॉक्टर बनना है, पीएससी को क्रैक किया। अब क्या दिमाग में आया कि आपने यूपीएससी ज्वाइन किया? देखिए, यूपीएससी हमेशा से मेरे दिमाग में था। ग्रेजुएशन करना था, तो क्योंकि मेरे परिवार में पहले से भी डॉक्टर्स थे, मेरे फादर भी डॉक्टर थे, तो इसीलिए मैंने एमबीबीएस किया और एमबीबीएस के उपरांत मैंने तैयारी शुरू की और आईपीएस फिर मुझे उत्तर प्रदेश का ऑर्डर अलॉट हुआ। सर, हमने काफ़ी सोशल मीडिया पे आपका देखा, जब बिजनौर में आप मेडिकल ऑफिसर के पद पे थे, आपने बहुत सारे ऐसे कार्य किए। अगर मैं बात करूं डॉक्टर इरज राजा सर की, तो इतने अनुशासित कैसे हैं आप? देखिए, अनुशासित होना बहुत आसान है। जो अनुशासित होने के लिए सबसे पहले तो जो हमें अपना कार्य है वो हमें समझ में आना चाहिए कि हमें क्या कार्य करना है और हमारा क्या उद्देश्य है। तो जो मेरी जॉब का प्रोफाइल है उसके अनुसार अनुशासन सबसे बड़ी चीज़ है। पुलिस में अनुशासन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, तो इसीलिए अनुशासित होना वो अपने आप ही चीज़ें आ जाती हैं। जब आप गाजीपुर आए, आपने पदभार ग्रहण किया, बहुत सारे थानों पे आपने औचक निरीक्षण भी किया, लेकिन सर जो फरियादी आपके पास आते हैं, थाने में सुना नहीं जाता, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी पीड़ितों की जो सुनवाई है वो थाना स्तर पर हो। अगर ऐसा होगा तो जो पीड़ित है उसको यहाँ पर आने में परेशानी वहन नहीं करनी पड़ेगी। कोई 80 किलोमीटर दूर से यहाँ मेरे पास मुख्यालय पे आ रहा है। मेरा पहला उद्देश्य यही है, क्योंकि अधिकतर आने वाले जो होते हैं वो कमज़ोर तबके के लोग होते हैं, फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं होते हैं कि वो यहाँ पर इतनी दूर हम लोग के पास आएँ और अपना किराया भाड़ा खर्च करें। तो पहला उद्देश्य यही है मेरा कि और मेरी पूरी टीम का कि अधिक से अधिक लोगों की जन सुनवाई और अधिक से अधिक लोगों के जो समाधान है वो थाना स्तर पे ही हो जाए और अनावश्यक किसी को परेशान होकर मुख्यालय पे ना आना पड़े। जब आप यहाँ पे आए, बहुत सारे लोगों ने आपके नाम के बारे में पूछा मुझसे, तो मैंने कहा जरूर जब मैं सर से मिलूंगा तो जरूर पूछूंगा नाम के बारे में। लोगों ने कहा नहीं, सर का इरज नाम है, राजा नाम है। सर, जरूर चाहूंगा मेरा नाम ईरज है और इसका मतलब संस्कृत भाषा में भगवान हनुमान होता है और पर्शियन में भी ये वर्ड है, इसका मतलब फ्लावर फूल होता है। तो ये मेरा नाम जो है वो 2 भाषाओं में है। सर, जो यूपीएससी के बच्चे तैयारी करते हैं, एक इंग्लिश मीडियम के बच्चे जाते हैं, एक हिंदी माध्यम भी होता है, लेकिन क्या ये धारणा है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चे वो कर नहीं पाते? देखिए, एक तो जो स्टडी मटेरियल वगैरह है वो इंग्लिश में ज़्यादा अवेलेबल है, अधिक से अधिक कोचिंग्स भी इंग्लिश में पढ़ाती हैं और क्योंकि इस एग्ज़ाम की तैयारी पूरे भारत में सभी लोग करते हैं, हमारे दक्षिण भारत के और सभी पूर्वोत्तर सभी प्रांतों के लोग इसमें तैयारी करते हैं, तो इंग्लिश ज़्यादा बड़ा मीडियम है जो कि यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए ऑब्वियसली इंग्लिश में मटेरियल ज़्यादा है, इस वजह से इंग्लिश के जो अभ्यर्थी होते हैं, इंग्लिश के जो कैंडिडेट होते हैं वो थोड़ा सा एज होता है। लेकिन ये है कि मेहनत एक्स्ट्रा लगती है हिंदी के अभ्यर्थियों को, लेकिन सफलता मिलती है और मैंने बहुत सारे मेरे साथी और मेरे दोस्त रहे हैं जिनको इन्होंने हिंदी मीडियम से सफलता प्राप्त की है। आज एक खास मुलाकात गाजीपुर के नए एसपी डॉक्टर इरज राजा जी के साथ। सर, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुशील। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली समेत देश के कई शहरों में बारिश से बर्बादी की खबरें आ रही हैं। देश के कई बड़े इलाकों में मानसूनी आफत बरस रही है। दिल्ली में बीती रात रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, रिकॉर्ड तोड़। आज भी भारी बारिश का अनुमान। हिमाचल में कुल्लू और शिमला जिले के करीब बादल फटा है। इसमें करीब 44 लोग यानी 44 लोग लापता बताए जा रहे हैं और 9 लोगों की मौत हुई। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल और केरल के वायनाड में भी बादल फटने की घटना हुई है, यानी मैदान से लेकर पहाड़ों तक बारिश का कहर जारी। तो बारिश की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगाइए कि बारिश कितनी भीषण और कितनी भयानक हो रही है। और आज भी वैसे ही बारिश के आसार हैं। ये सड़कें जो तालाब में तब्दील हुई आप देख रहे हैं, ये सड़कें जो आपको शायद नदियों का अनुभव करवाते हों, ये, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सड़कें हैं, तालाब नहीं, नदियां नहीं।
तो वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिल्ली जैसा हादसा हो गया। गुरुवार को विश्वकर्मा इलाके में सड़क किनारे बने एक बेसमेंट में बारिश का पानी भर गया, जिसमें डूबने के कारण 3 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस दौरान सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम ने एक व्यक्ति को सफलतापूर्वक रेस्क्यू भी कर लिया। पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है, जिस कारण लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तेज बारिश के कारण कुछ जगहों पर मकानों के ढहने की खबरें भी सामने आई, जबकि कुछ जगहों पर सड़कें तो धंस गई हैं। जयपुर के जामडोली इलाके में बच्चों को लेकर जा रही एक स्कूल बस और वैन अचानक सड़क धंसने के कारण फंस गई हैं। इस दौरान की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल भी हो रही हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। गनीमत ये रही कि इस दौरान किसी को चोट नहीं आई और बच्चों को गाड़ी से नीचे सफलतापूर्वक उतार लिया गया और धंसी गाड़ियों को निकालने के लिए मौके पर जेसीबी को बुलाया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मथुरा में 12 साल के बच्चे की किडनैपिंग केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 36 घंटे में पुलिस ने बदमाशों से मुठभेड़ के बाद बच्चे को बरामद कर लिया है। बदमाशों ने 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस बदमाशों को सर्च कर रही थी। सामने आया कि बच्चे को लेकर बदमाश लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। उसका फिरौती हेतु अपहरण अज्ञात बदमाशों ने मोटरसाइकिल सवार को उन्होंने किया है। प्राप्त सूचना पर तत्काल जनपद की पूरी पुलिस टीम लग गई। इसमें 10 आसपास के जनपदों को भी अलर्ट कर दिया गया था। हमारे एसपी सिटी, एसपी क्राइम, सीओ रिफाइनरी, थाना फरा, जिंदाबाद, जमुनापाल, सदर, इनकी टीमें, स्वाट टीम, एसओटी टीम, सर्विलांस टीम सभी लगातार इसमें काम करने लगी तथा एसटीएफ की टीम का भी इसमें हमें सहयोग मिल रहा था और सभी ने बड़े कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कल शाम से ही शुरू कर दिया था और विदिन 36 आवर्स इसमें हमें सफलता मिली। बीच बीच में हमें लगातार इसकी मॉनिटरिंग रेंज जोन और मुख्यालय स्तर से हो रही थी, वहां से भी हमें आवश्यक मार्गदर्शन, दिशा निर्देश मिल रहे थे और इसका काफी हमें लाभ हुआ। और तो वहीं यूपी में इस सावन आज पहली बार कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए हैं। मेरठ में जिलाधिकारी दीपक मीणा और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए। नेशनल हाईवे 58 पर शिव भक्तों का स्वागत किया गया। बाबा औगड़नाथ मंदिर पर भी आसमान से फूल बरसाए गए। अफसरों ने कांवड़ मार्ग और मंदिरों के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को भी देखा। डीएम साहब के द्वारा फूलों की बरसात। तो अगली खबर अमेठी से है, जहां बिजली ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई, जिसके बाद देखते ही देखते आग विकराल रूप धारण कर लिया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर बड़ी और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं कुछ घंटे बिजली गुल होने से लोग परेशान भी रहे। अगली खबर जौनपुर से है, जहां बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर वहां से फरार हो गए। परिजन और आसपास के लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां अस्पताल ने बेहतर उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर उन्हें रेफर कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुटी हुई। पब्लिक द्वारा, पुलिस द्वारा और परिजनों द्वारा एक व्यक्ति को घायल अवस्था में लाया गया यहाँ सरकारी अस्पताल और उसका मुआयना करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जौनपुर के लिए यहाँ से रिफ़र किया है और संभवतः जो है जो यहाँ ले आए गए थे उनको गन शॉट इंजरी है। हर तरह से मुआयना करके यहाँ से जिला अस्पताल रिफ़र कर दिया। कितनी गोली लगी है? 2 गोली लगी है और एक एग्जिट वुंड दिख रहा है, मगर जो एग्जिट वुंड है वहाँ पे थोड़ी सी कुछ हार्ड सा दिख रहा है और इसके अलावा और कुछ नहीं। क्या नाम है? आशुतोष कुमार यादव, कहाँ का रहने वाला? ठठौलिया। कैसी हालत है? हालत उनकी ठीक थी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो गई थी। तुरंत यहाँ आए थे और यहाँ से सब कुछ प्राथमिक उपचार कर दिए। रॉयल पैराडाइज होटल के बगल में श्री अभिषेक यादव उर्फ मुन्ना यादव निवासी टटोलिया के जांघ में गोली मारी गई है। उनकी हालत ठीक है, उन्हें इलाज हेतु जौनपुर रवाना किया गया है। FIR प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत की जाएगी
आवश्यक कार्रवाई तत्काल की जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों को अभिरक्षा में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते हैं इंडिया वॉइस। नमस्कार।